Hello students, today we'll discuss about performance measurement and we are starting unit 4 which is the last unit of your syllabus of T&D in HR. Management by objectives, okay, this is a very interesting concept और इसका नाम बहुत है मैनेजमेंट थिंकर्स में जो सबसे इज्जत से नाम लिया जाता है द नेम इज पीटर ड्रकर। तो ही इज ए वेल नोन पर्सनैलिटी हु वे टू मैनेजमेंट MBA उनको सबको पता रहता है। ओके, जैसे जो साइंस लेता है उनको न्यूटन का नाम पता रहता है। तो दोज हु आर इन मैनेजमेंट फील्ड ओके दे नो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विच वाज गिवन बाय ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर पीटर ड्रकर। ओके, सो नाम से पता चलता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जनरली व्हाट हैपेंस, जो टारगेट सेट किया जाता है अप्रेजल के लिए वो जनरली टॉप टू बॉटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन द सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, तो माय मैनेजर विल टेल मी सर फॉर नेक्स्ट ईयर योर टारगेट इज 10 लाख रुपीज। ओके, आई एम इन सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, तो मेरा टारगेट कितना है 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। आई हैव टू डू द बिजनेस वर्क 10 लाख रुपीज। ना मुझसे पूछा गया क्या यहाँ पे? नहीं, मुझे बता दिया गया भैया आपको ये करना है। समथिंग लाइक हाउ दिस मिलिट्री पीपल ऑपरेट, द कमांडर गिव्स द इंस्ट्रक्शन, द सोल्जर जस्ट फॉलो इट। ओके, नाउ military world and management world are entirely different thing together. Okay, so now Peter Drucker उसने क्या suggest किया, instead of giving target from top to bottom, why cannot we have mutual discussion? थोड़ी डेमोक्रेसी लाती है उसमें। ओके, mutual discussion मतलब क्या होगा, now manager and the employees, the subordinate, they both will sit together. यहाँ दोनों बैठेंगे आपस में बातचीत करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कम अप विद द सम टारगेट। सी मैनेजर बोलेगा आपसे मैं 15 लाख की उम्मीद कर रहा हूँ, तो जो सबऑर्डिनेट बोलेगा नहीं सर 15 लाख बहुत मुश्किल है साल का, आई नो माई एरिया बहुत डिफिकल्ट है, सो आई विल बी हैप्पी अगर आप 10 लाख का टारगेट कर देंगे। देन मैनेजर होता है थोड़ा नेगोशिएट करके बोलेगा ठीक है काम करते हैं 12 लाख आपका टारगेट है साल का। Now what has happened here, and this subordinate also agree. Now here what has happened, यहाँ पे जो टारगेट सेट किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पहले से डिसाइड हो गया है, वो तो है ही है, मगर यहाँ पे दोनों ने रजामंदी की है ना, both are agreeing to certain target. So what happens in this, it's little participative management बोला जाता है इसको। यहाँ पे जब भी नेक्स्ट ईयर में जो अप्रेजल होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रेजल की बारी आएगी, सो दे विल कम टुगेदर एंड विल से कि लास्ट टाइम हमने 12 लाख का टारगेट किया था, कितना हो सका, हुआ कि नहीं हुआ, कितना डिविएशन है। डिविएशन मतलब क्या होता है कि टारगेट से कितना हट के है। नाउ हट के कैन बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो, इट कैन बी इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो। सो सपोज 12 लाख का टारगेट था, आई हैव अचीव 14 lakhs, 13 lakhs, deviation is there but it is in a positive direction. Okay, 12 lakh का टारगेट था, it is now 10 lakhs, 9 lakh. So what has happened, what went wrong, तो वो असेसमेंट वहाँ पे किया जा सके ताकि नेक्स्ट जो टारगेट बनाया जाए वो सब ग्राउंड रियलिटीज को देख के बनाया जाए। So formal definition of MBO is management objective is a planning and controlling system in which the superior and subordinate work together in order to define business objective and establish targets that is to be achieved by the subordinates. Okay, and also determine each individual's key area of responsibility कि भैया हमारी responsibility क्या होगी, subordinate की क्या क्या responsibility होगी, so that is known as key area responsibility as regard to the result expected. This is the formal definition of MBO. Further, the major are considered as yardstick to run the unit and also assess the contribution of each individual. कि जब एक साल बाद जब बैठेंगे वापस से अप्रेजल करने के लिए तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन नापा जाएगा।
Okay. Now next thing which came into appraisal was new management taught was 360-degree appraisal. Notice 360 degree, as you know, ये सर्कल होता है, उसका एंगल 360 डिग्री होता है. Okay, till now we have just discussed जो भी हमारे appraisal के जो सिस्टम थे, उसमें एक ही चीज आपने सुना होगा, subordinate, this superior is judging the subordinate. Who is judging? Superior is judging the subordinate. तो ये वन वे ट्रैफिक था. Okay, but जो एम्प्लॉय होता है, he interact with many stakeholders. He just not only interact with the superior, he interacts with the many other stakeholders also. Now, what are the drawback in all the system we have discussed till now? That जो performance appraisal जो भी है, वो superior के what you call mercy के ऊपर था, उनके रहमो करम के ऊपर था. We call it mercy. Okay, so that sometimes biasness may come in a positive direction or negative direction. Softness may come in, or that person may be harsh to his subordinate. Okay, due to some stereotype or bias, जो biasness की वजह से हो सकता है. Now in 360 feedback, what is happening? The person is appraising himself first of all. अपने आप को appraise कर रहा है. Now see the beauty of 360 degree appraisal. Second, superior जो appraise करता है वो तो कर ही रहा है. That is common thing. Third, सबॉर्डिनेट जो है अपने बॉस को अप्रेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल मिस्टर मोहन है, ओके, उनके बॉस मिस्टर मोहन का अप्रेस कर रहे हैं और मिस्टर मोहन के उनके सबॉर्डिनेट भी अप्रेस कर रहे हैं. सो इट्स अ टू वे. ओके, सो सबॉर्डिनेट इज आल्सो अप्रेसिंग द पर्सन. देन पीयर जो उनके साथ में काम करने वाले, उनके लेवल पे जो रोज उनसे बातचीत करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, तो पीयर बोलते हैं. तो पीयर आर आल्सो अप्रेसिंग द पर्सन. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लाइंट, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसका क्या ख्याल है इस एम्प्लॉय के बारे में. सो ऑल दिस पीपल आर अप्रेसिंग दैट पर्सन. इन द फॉर्मर केसेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, इट वाज डन बाय सबऑर्डिनेट, sorry, it was done by what we call superiors, not by subordinate. Here almost all stakeholders are judging that person, passing a remark, passing a judgment on his performance. तो यहाँ पे कौन कौन है? It is superior is involved, then subordinate is involved, then peer is involved, then client is involved. सबकी राय ली जाएगी, भैया ये बंदा कैसा है आप बताइए. So it is more democratic and it gives a more clearer picture. यहाँ पे जो बंदा रहता है एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है. यहाँ पे उसको 5-6 जगह से अप्रेजल आ रहा है, तो चांसेस ऑफ जो बायसनेस जो होती है वो कम हो जाती है. और जो द मैनेजमेंट कम टू नो द पोटेंशियल एंड वर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल एंगल. ओके, नोट द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है? Establishing performance standard. First of all, you have to establish standard. हमें आपसे क्या उम्मीद है? That is known as performance standard. जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दिया है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में कि we are expecting the sale of 13 lakhs from you. Okay, तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया. इस साल हमको 13 lakhs का सेल करना है. तो what I have done, what the management has done, they have established the performance standard. Similarly, for production department, it can be number of unit to be produced per year. Production department के हो सकता है आपको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है. और it can be on quality parameter कि number of rejection should be 2% और 3% of the production. ये आपका जजमेंट का पैरामीटर होगा कि जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है, क्लाइंट ने कितना रिजेक्ट किया है. तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो रिजेक्शन में द क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर लाइक क्वालिटी शुड नॉट बी मोर देन 2%. ओके, so that is known as establishing performance standard. In production department there can be saving. ओके, कॉस्ट कैसे कटिंग करना है तो उसका भी टारगेट दे दिया जाएगा आपको कि इस साल आपको टारगेट दिया जाएगा कि एनर्जी सेविंग आपको 10% करना है. व्हाट इज एनर्जी सेविंग? जो लाइट वगैरह खर्चा होता है मशीन रन के लिए, उसको आप नाउ व्हाट प्रैक्टिस यू शुड डू सो दैट कॉस्ट कटिंग हो जाए एनर्जी के. ओके, देन आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया. देन यू हैव टू कम्युनिकेट टू योर टारगेट ऑडियंस, जिनका अप्रेजल होने वाला है. यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि आपका ये जो है कम्युनिकेशन, यू हैव टू कम्युनिकेट देम कि भाई इस पैरामीटर पे आपको जज किया जाएगा. इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग द टारगेट ऑडियंस, तो उनको पता कैसे चलेगा कि हम किस पैरामीटर पे जज किए जाने वाले हैं. ओके, देन
मेजरमेंट ऑफ दैट एंड कंपेयरिंग डिस्कशन एंड करेक्टिव एक्शन। फिर क्या करेंगे, आफ्टर 1 ईयर यू विल मेजर द परफॉर्मेंस। तो जो फॉर्मेट जो होता है, हर कंपनी का अपना अपनी प्रोसेस होती है, दे विल फॉलो दैट प्रोसेस, तो उसको मेजर करेंगे। एंड आफ्टर मेजरमेंट व्हाट विल डू, दे विल डिस्कस विद द एम्प्लॉइज टारगेट ऑनेस्ट की भैया आप में ये कमी पाई गई, ये पॉजिटिव पॉइंट था, आपने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, एंड करेक्टिव एक्शन माइट बी टेकन। करेक्टिव एक्शन कैन बी इंक्रीमेंट हो सकता है, भाई ये बहुत अच्छा काम किया आपने, ले ऑफ भी हो सकता है, आप अभी इस काम के काबिल नहीं रहे, गेट आउट ऑफ माई कंपनी, और इट कैन बी ट्रांसफर एंड प्रमोशन बोथ ऑल्सो। ओके, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन मुंबई, नाउ वी वांट दैट आपको जो टैलेंट है वो नागपुर में आप दिखाइए जाके, नागपुर मार्केट में आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया इस साल। सो ही माइट बी ट्रांसफर टू व्हाट यू कॉल नागपुर, और इट विल आल्सो गिव यू द आइडिया वेयर एम्प्लॉइज दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज लैकिंग, तो उसकी ट्रेनिंग का भी एंड डेवलपमेंट का भी वे पता चल जाएगा कि इन विच फील्ड दैट पर्सन शुड बी ट्रेन्ड। So this is what generally the process of performance appraisal is. First is पहले आपको स्टैंडर्ड तय करना है, बिना स्टैंडर्ड तय के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। Then you have to communicate the standard, then you have to measure it, और आपको फिर वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा भैया आपका परफॉर्मेंस ऐसा था, अप टू द मार्क था कि नहीं था, एंड लास्ट करेक्टिव एक्शन। Now what are the pitfalls, यानी कि नेगेटिव पॉइंट परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आ सकता है? Sometimes biasness may sets in. Okay, we are a human being. We have certain biases. We may develop certain soft corner for particular employee on the basis of religion, caste, color, स्कूल का बड्डी था हमारे, या मेरे एलुमनी है, ओके, हम लोग एक ही कॉलेज में गए हैं, एक ही गांव वाले हैं, so that soft corner might set in, so that can affect the performance appraisal of that particular person. Okay, then stereotyping, ये बंदा इस एरिया का रहने वाला है, यहाँ के एरिया के लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे मतलब फालतू हैं, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल, तो मैं ज़्यादा उसको ध्यान, आई डोंट वांट टू जज हिम लाइक वेस्टिंग माय टाइम जजिंग हिम, ऐसे बैठ के फॉर्म भर देता हूँ, तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। यू हैव डेवलप्ड, यू हैव सर्टेन प्री-कंसीव्ड नोशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ से लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और एनी अदर फैक्टर दैट माइट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। ओके, next is first impression. You are very impressed with the first impression. First impression से आप impress हो गए, so it can be in positive direction also, negative direction. Then something known as spillover effect. What is spillover effect? कि last year का इसका performance ऐसा था, तो you are getting impressed by that performance. तो इसको spillover effect बोलते हैं। All these things से क्या होता है? The judgment can go wrong if you are appraising the person on these parameters which we discussed earlier, और ये biasness sets in हो जाता है, तो जो judgment होता है उसका appraisal is not up to the mark. That is what pitfall of performance appraisal is. Next topic is talent management. What is talent? See, we all require talents. जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, टाटा, बिरला, रिलायंस, they all have very good talent. उनके टैलेंट की कमी नहीं है। There is one saying, if you will pay peanut, you will get monkeys. यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, आपको भी सुनने में अच्छा लगता है कि मेरा भी इतना होना चाहिए। So what is why they are so, why they get such a high package? Because they have talent. और आपको टैलेंट को नर्चर करना और मैनेज करना आना चाहिए if you want to run the successful organization. Why everyone wants to join Tata? Why everyone wants to join ऐसे वोडाफोन, एयरटेल, ओके, और बिग कंपनी लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बिकॉज वो टैलेंट की कदर करते हैं, दे नो द वर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड दे गिव राइट प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर टैलेंट। सो व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट? लेट्स हैव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच टैलेंट इज sought, developed, retained to meet current and future organization goal. So क्या होता है टैलेंट? अभी आपने कोई ऐड डाला है अपनी कंपनी का कि मुझे मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए, ओके, से ABC कंपनी का नाम है, ओके, उसका कुछ नाम नहीं मार्केट में, तो few people will apply. Case 2, sorry, Tata comes in, they require management training. Now thousands of people are applying. Why?
टाटा का नाम है। पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट ब्रांड कॉल्ड टाटा। टाटा भी उनकी कदर करना जानता है कि एक बार बंदे को ले लिया तो वी नो हाउ टू नर्चर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो यू हैव टू अट्रैक्ट टैलेंट। आपकी कंपनी को टैलेंट अट्रैक्ट करना आना चाहिए, और अट्रैक्ट तो कर लिया, उसके बाद उसको नर्चर करते आना चाहिए। देन यू हैव टू रिटेन आल्सो, दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क कि वो हमारे पास आके रहे हैं। ओके, एंड उसका जो गोल होता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो शुड मीट। दिस इज नोन एज टैलेंट मैनेजमेंट। Okay, so what is the process? You have to attract the talent, okay, then hire the right people for the right job. This is a very important task. It is one of the most difficult task. Thousands of people are applying. कितने लोग आप ले सकते हैं? Vacancies are for 10 to 12 people. Now you should have certain process by which आपको पता होना चाहिए बिफोर मेकिंग की जजमेंट कि आई एम हायरिंग, जो 1000 में से जो 12 लोग हैं दे आर द बेस्ट among the lot. Okay, so and third is keep promises. What promises? You have promised certain things to the employees before they are joining. Okay, or after joining also. इस साल हम आपको ये करके देंगे, आपका इंक्रीमेंट करके ही देंगे इस साल. You deserve it, but company is not able to keep the promise. So इसमें क्या होगा? When company is not able to keep the promise, the person who deserve raise, इसकी पगार बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, वो दुखी हो जाएगा, and that negative feeling will come in, and this negative feeling what he will do, he will spread among others. Company is not paying salary on time. इससे क्या हो जाएगा? टैलेंट जो रहता है वो डीमोटिवेट होने लगता है कि योर सैलरी इज कमिंग आफ्टर 2 month, 3 month, ओके, इट इज नॉट ऑन टाइम. सो मार्केट में क्या हो जाएगा कि प्लीज डोंट अप्लाई टू दिस कंपनी बिकॉज यहाँ पे promises are not keep. कुछ भी जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता है. It is just in writing. So keeping promises plays a very vital role. आप जो भी कमिट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उसको पूरे करना चाहिए. अगर नहीं पूरा कर रहे हैं तो what will happen? It will affect the company. Okay. Good working environment. आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दिए जो अच्छे से काम कर सकते हैं. Good tools should be provided to him. Next is recognition of merit. That plays a very important role. Merit plays a very important role. कि जिसका भी promotion हो रहा है should be on the basis of merit, not on the basis of some other factors. Okay. Providing learning opportunities and managing succession. जो employee जो join होता है वो he has lot of eagerness. उसके अंदर बहुत वो रहता है, बहुत ज्वाला जली रहती है, motivation रहता है कि I will learn in this organization. So the learning process should be smooth and he should learn something. And managing succession is also part of talent management. इसमें क्या होता है कि जैसे लास्ट लेक्चर्स में आपने सुना होगा few hours back regarding succession planning in detail कि who is coming after whom. ये बंदा चला जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएगा. This person is going to retire next. Who will succeed him. That is known as succession planning. So these all are part of managing talent. Okay, then there is something known as global talent management. Now organization like HUL, Amazon, these are multinational companies. Okay, Accenture, even Infosys, they are multinational. Multinational क्या होता है? They don't operate in one country only. They operate in say 20, 30, 40, 50 countries. उनके employees हर nationality के रहते हैं. Now see the complexities. When you are working in multinational company, वहाँ पे आपके साथ हर नेशंस के लोग आपके साथ काम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. तो इन दिस केस मैनेजिंग ए टैलेंट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. सो इट रिक्वायर्स ए स्पेशल मैनेजर who has that sensitivity, that cultural sensitivity उसके पास होना चाहिए कि he can manage that international staff. तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट. ओके, समटाइम व्हाट हैपेंस, सपोज इंडिया में वो बंदा HUL में है, उसका ट्रांसफर ब्राजील किया जाता है. इट इज होता है. सो व्हाई ही इज बीन ट्रांसफर टू ब्राजील? बिकॉज ही हैज परफॉर्म वेरी वेल इन इंडिया, सो ही हैज बीन ट्रांसफर टू ब्राजील. सो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा होती है, तो उनका जो मैनेजमेंट, जो ग्लोबल जो मैनेजमेंट होता है टैलेंट का, इज मोर कॉम्प्लेक्स. ओके, इज मोर कॉम्प्लेक्स and sensitive also. So these are the part of
ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट। नाउ नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, आज के शॉर्ट में केएम बोलते हैं। न्यू टॉपिक इज नॉलेज मैनेजमेंट इन दिस यूनिट 4 ओनली। सी वी नॉलेज प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। नॉलेज का मतलब क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है उसको आपको रिट्रीव करना, वो डाटा को जब जरूरत हो निकाल लेना। सो नॉलेज फंक्शंस प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। आज की सोसाइटी जो है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। ओके, सो व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? आई गिव यू द फॉर्मल डेफिनेशन। इज अ प्रोसेस ऑफ generating, accumulating, sharing and using knowledge for improving organization performance। जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज का शेयरिंग होना, जनरेटिंग होना, क्वालिटी ऑफ नॉलेज विच वी आर जनरेटिंग प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। ये सब कहाँ से आएगा? इफ यू आर हायरिंग ए गुड टैलेंट then only it will happen. It is a process of creating an interactive learning environment where people transfer and share what they know, internalize it and apply it to create new knowledge. तो knowledge management में ये होता है। Next is what is the benefit? Enable better and faster decision making. Your decision making become fast because you have the knowledge regarding the market की knowledge आपको बहुत अच्छी है, branding की knowledge अच्छी है, आपके कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज आपके पास अच्छी है, तो उसको मैनेज करना आपको पता है। दैट इज नोन एज इनेबलिंग बेटर एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट एंड ओवरऑल इट विल लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, स्टेजेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? जनरेशन एंड कैप्चरिंग नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डेटा आ रहा है उसको आप जनरेट करके कैप्चर करिए, उसको आप देन डिवाइड द डेटा डिपेंडिंग ऑन द सेल्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ दिस रिपोर्ट कैसे आ गई? इंडिया सेल्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो ऑल द रीजनल मैनेजर उन्होंने डेटा शेयर किया होगा, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का। रीजनल मैनेजर को कैसे पता चला? ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर ही शेयर द डेटा। तो उसको कोडिंग करके, इंडेक्सिंग करके, दैट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि व्हेन यू गो टू लाइब्रेरी नोस की बुक किधर मिलने वाली है। सिमिलरली when knowledge is shared, it should be segregated in such a fashion कि कहाँ मिलने वाली that particular knowledge. If I want to know the sales figure of Maharashtra state, तो I should know कि ये महाराष्ट्र की फाइल किधर है. So it can be online and offline both, and transfer of knowledge. So stages of knowledge management में क्या क्या आ रहा है? Generation and capturing knowledge, codification, that is organizing the knowledge, and transfer of the knowledge. So this is the end of Unit 4. I hope you have learned many things in this subject, and please give your feedback also. Thank you.